हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्बल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने दिया औसत से असाधारण बनने का मंत्र, लोगों से की ओमिक्रॉन से सावधान करने की अपील। राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, बूस्टर डोज को लेकर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार ने मेरा सुझाव मान लिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, आईएसजेके से जुड़ा एक आतंकी ढेर एएसआई मोहम्मद अशरफ की हत्या में था शामिल। देश में ओमिक्रॉन के 422 केस, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 संक्रमित मामले आए सामने, दिल्ली दूसरे नंबर पर। दिल्ली में जल्द लग सकता है नाइट कर्फ्यू, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ले सकती है फैसला, कोरोना के चलते येलो अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात का ये 84वां संस्करण है। मन की बात में उन्होंने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जिक्र किया। अपने संबोधन में कहा कि वरुण सिंह के उस पत्र का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने अपनी कमजोरी और नाकामी का जिक्र करते हुए आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने और हार न मानने का जिक्र किया है। वहीं पीएम ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो एक भी छात्र को प्रेरणा दे सकते हैं तो ये भी बहुत होगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। उनका पत्र भले ही केवल छात्र से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है कि साथियों, औसत से असाधारण बनने का उन्होंने जो मंत्र दिया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वही इस दौरान विदेशी छात्राओं ने वंदे मातरम गाया। उन्होंने कहा कि ये वीडियो देशवासियों को एक सुकून भी देता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नए साल की भी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही पीएम ने ओमिक्रॉन से सावधान करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को मंडी में हिमाचल प्रदेश को करोड़ों के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। सूबे की बीजेपी शासित सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में पीएम 11,289 करोड़ के रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री मंडी प्रवास के दौरान 210 मेगावाट के लुहरी फेज 1 और 66 मेगावाट की धौला सिद्ध परियोजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 111 मेगावाट की साबड़ा परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 67 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेणुका बांध का शिलान्यास करेंगे। नए साल से पहले कानपुर वासियों को मेट्रो का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन अवसर पर पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा स्कूली बच्चों भी यात्रा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी स्कूली बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। फिलहाल पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके साथ ही मेट्रो के सभी 9 स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बता दें कि सीएम आदित्यनाथ रविवार को मेट्रो की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि पीएम मोदी के मेट्रो के उद्घाटन से पहले मेट्रो स्टेशनों की ओर से जाने वाली सड़कों के निर्माण के साथ साथ उन्हें चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। वहीं कानपुर शहर में मेट्रो का पहला कॉरिडोर आईआईटी से मोती झील तक है और ये कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने राज्य में अपने बड़े नेताओं को उतार दिया है। साथ ही जालौन के उरई में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। आज पहली बार जिले में आ रहे गृह मंत्री अमित शाह उरई की धरती से विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के यूपी मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक बुंदेलखंड में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता आ चुके हैं। वहीं आज अमित शाह आज उरई पहुंचेंगे। मिली जानकारी के अनुसार बुंदेलखंड बीजेपी के लिए काफी खास माना जा रहा है और आज की रैली में अमित शाह मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विरोधियों पर निशाना साधेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर जोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यूपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में यूपी के ब्राह्मण मंत्रियों को बुलाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ब्राह्मण मंत्रियों से फीडबैक लेंगे और कमियों को दुरुस्त करने पर होगी चर्चा।
बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के श्री गुफवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जुड़े एक आतंकवादी को मारा गया है। वहीं कश्मीर पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार मारा गया आतंकी बिजबेहरा थाने के एएसआई मोहम्मद अशरफ की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकवादी की पहचान फहीम भट्ट के रूप में हुई है। वो कादीपोरा इलाके का रहने वाला था। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए कश्मीर जोन पुलिस ने आईजीपी कश्मीर के हवाले से ट्वीट किया और बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी की मौत हो गई है। बता दें कि कल ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ हुई अलग अलग मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी मारे गए। किसानों की लगभग 22 यूनियन जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थी और जिन्होंने 3 विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, अब पंजाब विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने जा रही ये सभी संयुक्त समाज मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आए हैं। पंजाब में किसानों के राजनीतिक मोर्चे का नेतृत्व बीएस राजेवाला करेंगे। बीकेयू और बीकेयू समेत 3 कृषि निकाय जल्द ही तय करेंगे कि पार्टी में शामिल होना है या नहीं। वो सभी 117 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। किसान नेताओं ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की है। वहीं एसकेएम अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए 15 जनवरी को बैठक करने की योजना बना रहा है। कानपुर के बाद इनकम टैक्स की छापेमारी कन्नौज पहुंच गई है। वहीं अब पीयूष जैन और रानू मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि जैन के घर से 2000 के नोटों से भरे 2 बड़े गत्ते मिले हैं। पीयूष जैन के घर छापेमारी के दौरान टीम को 20 ताले तोड़ने पड़े, 20 अलमारी काटनी पड़ी। वहीं 9 ड्रम चंदन, 1 झोला चाबी और नोटों से भरे बैग मिले हैं। जैन के कन्नौज के आवास पर 24 घंटे बाद भी इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। वहीं टीम को यहां नकदी के अलावा ज्वेलरी भी मिली है। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर से हथौड़े चलाने की आवाजें आ रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ताले और अलमारी तोड़ने का सिलसिला भी जारी है। मुंबई से सटे वकोला इलाके में एक रेस्तरां के कैशियर के साथ बुधवार को मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वकोला थाने के असिस्टेंट जब सब इंस्पेक्टर विक्रम पाटिल मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बार बंद हो जाने के बाद फ्री में खाना और शराब मांगी थी और नहीं देने पर मारपीट की। पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने बताया कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस थाने में अधिकारी तैनात है उसी थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 422 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 108 मरीज रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि 42 इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। शनिवार को देश भर में ओमिक्रॉन के कुल 415 मरीज थे। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 79 मरीज हैं, इनमें से 23 स्वस्थ हैं। अब तक देश भर में कुल 130 ओमिक्रॉन मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 6,987 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,47,86,802 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 162 लोगों की कोविड से मौत हो गई है। अब तक देश में कोविड से कुल 4,79,682 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या 76,766 दर्ज की गई है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 1% से भी कम है। फिलहाल ये 0.22% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। देश भर में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों ने केंद्र सहित राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट को नियंत्रण करने के लिए सरकारें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के इलाज से लेकर इसकी रोकथाम के लिए उपाय करने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार के सूत्रों की माने तो देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद अब दिल्ली में भी जल्द ही नाइट कर्फ्यू लग सकता है। इसके लिए सरकारी मशीनरी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से नाइट कर्फ्यू की संभावना को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाना 100% निश्चित माना जा रहा है।
कोरोना का संक्रमण एक बार फिर यूरोप के देशों पर तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन के बाद फ्रांस में भी कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है। फ्रांस में 1,04,611 नए संक्रमित मिले हैं। बता दें कि कोरोना के चलते शनिवार को यहां 84 लोगों की मौत हुई है। साथ ही फ्रांस में कोरोना की नई लहर के लिए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक साथ इतनी अधिक संख्या में लोगों के संक्रमित होने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। संक्रमित होने वालों में अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। फ्रांस में कोरोना के 16,000 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती। झारखंड बंगाल सीमा के पास हजारीबाग और जिले के दनुआ घाटी के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। शनिवार देर रात को हुए इस हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए हैं और एक की हालत गंभीर है, जिसको लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हजारीबाग की तनुआ में हतियाबाग मंदिर के पास गैस से भरा टैंकर अचानक से पलट गया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। टैंकर विस्फोट के आवाज होते ही टैंकर में आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार खतरे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दोनों और 10 किलोमीटर तक इलाके को सील कर दिया। वहीं नेशनल हाईवे नंबर 2 पर वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बांसडीह विधानसभा से है, जहां सूबे के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के विधानसभा क्षेत्र के बसडीह इंटर कॉलेज के मैदान में सपा और सुबह सपा के कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक दिन आ सकता है कि आपको गोली खानी पड़े। हमको फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीटनी पड़ेगी। लेकिन कुछ भी हो, हम फांसी पर भी चढ़ेंगे, गोली भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन इस तानाशाही सरकार को हटा कर मौसम का मिजाज बदल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचंड सर्दी पड़ रही है। जहां कश्मीर में बर्फबारी हुई है, तो वहीं झारखंड, बिहार, राजस्थान, दिल्ली में बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। ठंड से 2-3 दिनों की राहत के बाद रविवार को एक बार फिर उत्तर भारत के विभिन्न जिलों में ठंड बढ़ गई है। प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा है। मौसम कार्यालय ने जताया है कि अगले 4-5 दिनों में ओडिशा में न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। बिहार के अधिकतर जिलों में 27 से 30 दिसंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान शीतलहर का भी पूर्वानुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को दिल्ली में हल्की बारिश होने के साथ ही आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 7 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो औसत से 2 डिग्री अधिक है। छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध जाम सावली मंदिर परिसर के पास बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं की भीड़ के पीछे डीजे लेकर चल रहा पिकअप ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हो गया। पिकअप के आगे भक्ति गीतों पर झूम रहे श्रद्धालुओं को वह रौंदते हुए आगे बढ़ गया। जान बचाकर श्रद्धालु भागने लगे। हादसे में 3 श्रद्धालु पूरी तरह से घायल हो गए। भक्तों ने किसी तरह से पिकअप वाहन को रोका। घायलों को तत्काल सौसर अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें डॉक्टरों ने नागपुर रेफर किया। जबलपुर में इंजीनियरिंग के छात्र ने एक ड्रोन तैयार किया है। इसे फ्लाइंग चक्र नाम दिया गया है। 6 साल की कोशिश के बाद इसे अंतिम रूप दे पाए हैं। ड्रोन की क्षमता 30 लीटर है। 20 किलो ड्रोन की खुद का वजन है। आपको बता दें कि 20 किलो और 30 किलो मिलाकर 50 किलो वजन के साथ ये ड्रोन 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में खाद और कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। दावा किया गया है कि ये देश में बना ये सबसे बड़ा ड्रोन है। किसानों को अब किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। जयपुर के ट्राइटन मॉल में एक युवक की दूसरी मंजिल से गिरने की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक मॉल की दूसरी मंजिल से सेल्फी ले रहा था। इस दौरान युवक का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी युवती पर जाकर गिरा। युवती की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। दोनों को निजी अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।
शिकारपुर शनिवार को थाना संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल शर्मा की अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया है। थाना संपूर्ण समाधान दिवस में 4 शिकायतें आईं। 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। 2 शिकायतों का निस्तारण करने को मौके पर गए हुए थे अधिकारी। शनिवार को शिकारपुरा थाना पर समाधान दिवस में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल शर्मा ने एक कर फरियाद सुनी। सबकी शिकायतें सुनने के बाद उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्या का समाधान होगा। इस अवसर पर राजस्व कर्मी एसएसआई सुनील कुमार गौतम, कस्बा इंचार्ज रविंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। हाथरस की तहसील सासनी के गांव बिलखौरा कला की मेन सड़क जो गांव बिलखौरा से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 93 से जुड़ी हुई है वो पिछले 10 साल से खराब है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारियों को काफी बार अवगत करा दिया है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने एकत्रित होकर गांव की सड़क पर ही प्रदर्शन कर आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कहा है कि जो सरकार हमारी गांव की सड़क को बनवा देगी हम उसे ही वोट देंगे, अन्यथा हम सभी ग्रामीण किसी को वोट नहीं देंगे। हमारी शासन से यही मांग है कि हमारा रोड जो है चुनाव से पहले बन जाए और अन्यथा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोई भी वोट नहीं डालेगा, दोनों गाँव की जनता कोई भी वोट नहीं डालेगी। सन 2014 में लोकसभा चुनाव में हमारे गांव से 90% वोट भाजपा को मिला था। 2017 में विधानसभा चुनाव में 90% वोट भाजपा को मिला था। 2022 का चुनाव आने वाला है और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी 90% वोट भाजपा को ही दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सड़क लगभग 12-14 वर्ष से इसी अवस्था में है जिस अवस्था में आज उखड़ी हुई है और हम इस सड़क को ठीक कराना चाहते हैं। जो हमारी इस मांग को पूरा करेगा वोट हम उसको देंगे। चुनाव से पहले हमारी रोड हो जानी चाहिए, हमारी मांग यही है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। भारतीय टीम आज तक साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। अब टीम इंडिया में कई मैच विनर खिलाड़ी शामिल हैं। ऐसे में विराट कोहली जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कप्तान कोहली 2 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा चोटिल होने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से बाहर है। ऐसे में धाकड़ बल्लेबाज KL राहुल और मयंक अग्रवाल के जोड़ी मैदान पर ओपनिंग करते हुए देखी जा सकती है। मयंक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाया था और वह बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। वहीं राहुल अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से जाने जाते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच भारतीय समय के अनुसार 1:30 से खेला जाएगा। इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।